महिला की घोड़ी थी और उनका मेला कब लगता है? कब लगता है? ऐसी कहानी है कि मारवाड़ के राजा राव धुहड़ और राव धुहड़ के छोटे भाई हैं धांधल जी। क्या नाम है? अपने आप ही पुरानी कहानियां है कि आसमान में परियां रहती है। परियां समझ गए? पापा वाली परियां नहीं, आसमान में जो परियां रहती है। कि आसमान में जो परियां रहती है वो कभी कभी धरती पर घूमने के लिए आती है, पर वो अक्सर धरती पर रात को घूमने के लिए आती है, क्योंकि उनके साथ दिक्कत ये होती है कि यदि कोई उनको देख ले तो फिर उनकी पावर समाप्त हो जाती है, फिर वो वापस नहीं जा पाती। इसलिए दिन में नहीं आती। दिन में कोई लोग देख सकते हैं, रात में धरती पे लोग सो जाते हैं, इसलिए चुपचाप रात को आती है, नाइट वॉक करके वापस चली जाती है। एक बार ऐसी कोई एक परी धरती पर उतरी, उतरना बेचारी को कहीं और होगा, गलती से उसका हेलीकॉप्टर लैंड कर गया मारवाड़। यहाँ गर्मी पड़े भयंकर वाली, उतरी तब उसको लगा अरे यार गलत जगह पे आ गए। गर्मी लगी उसको, वहां पास में एक तालाब था, उसे लगा क्यों ना मैं तालाब पे नहा लूं, मैं तालाब में नहा लूंगी, थोड़ी गर्मी नहीं लगेगी अपने को। तो तालाब में नहाने के लिए उतर गई। उधर जो धांधल जी थे उस दिन कहीं से नाइट में जा रहे थे, अपने किसी दूसरी जगह जा रहे थे। उनके घोड़े को प्यास लगी, चूंकि वो लोकल थे तो वो जानते थे यहाँ कहाँ पे तालाब कहाँ पे झील है, तो अपने घोड़े को उसी तालाब पे पानी पिलाने के लिए ले गए जहां पर वो परी नहा रही थी। जी धांधल जी पास पहुंचे, उन्होंने देखा रहे परी नहा रही है, धांधल जी तो स्टेच्यू हो गए। उस परी को थोड़ी देर बाद पता चला कि मेरे कोई देख रहा है। उस परी ने कहा कि मिस्टर तुम जो कोई भी हो पर धांधली कर रहे हो, इस प्रकार नहाती हुई महिला को देखना, और मेरे साथ तो दिक्कत ये है मैं परी हूं और मेरे को कोई देख लेता है फिर मैं वापस नहीं जा पाती हूं। तो धांधल जी ने कहा किसने कहा वापस जाना है? और धांधल जी ने लगभग घुटनों के बल बैठते हुए कहा कि विल यू मैरी मी? परी ने कहा मेरे पास और कोई इलाज भी नहीं, मैं तुमसे शादी कर लूंगी लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। बताओ क्या शर्तें हैं? उसने कहा मेरी एक शर्त तो यह है कि मेरे से शादी करने के बाद मेरे को अलग से महल बनवा के देना पड़ेगा। धांधल जी ने कहा डन। और का दूसरी शर्त यह है कि उस महल में बिना मेरी परमिशन के कोई नहीं आ सकता। ठीक है, तुम भी नहीं आओगे? अरे पक्का। अब भाई उससे शादी की, परी से अलग से महल बनवा के दिया, जो कोई भी जाएगा परी की परमिशन लेके जाएगा। समय अंतराल पर एक बेटा हुआ, बेटे का नाम रखा गया पाबू। क्या नाम रखा गया? तो कहते पाबू जी की मम्मी परी थे। पाबू जी की मम्मी, तो ऐसा कहते हैं कि भाई पाबू जी जितने अपने देवताओं में सबसे हैंडसम कोई देवता हुए तो वो कौन हुए? मम्मी भी चले गए। धांधल जी भी जाते तब तो क्या ही फूट रहे हुए होते हैं। मारवाड़ का आदमी तो भाई साहब कंपनी कलर अलग ही लेके आता है, बाद गर्म जलवायु जैसी जलवायु वैसा कंपनी कलर। पर मम्मी भी चले गए तो बड़े फूट रहे थे एकदम। अब बाबूजी बड़े हुए, बाबूजी अब सॉरी परी के साथ बाबूजी रहते हैं महल के अंदर। और एक दिन धांधल जी को लगा कि यार ये क्या चक्कर है कि अपने को मना किया कि कोई भी बिना परमिशन के नहीं आएगा, ऐसा क्या है, आज चेक करते हैं जाके। और एक दिन भाई धांधल जी बिना परी की परमिशन लिए महल में चले गए और वो जाके देखते हैं कि वहां पे परी तो आई नहीं, वहां एक शेरनी बैठी है और शेरनी के साथ में पाबू खेल रहा है। अरे ये क्या कोतक है। पर शेरनी ने जैसे ही धांधल जी को देखा उसने अपना रूप परिवर्तन किया, वो वापस वो परी बनी। और उसने कहा इसी दिन के लिए मैंने मना किया था कि मेरे में ये पावर है कि मैं जब अकेली रहती हूँ अपना रूप चेंज करती हूँ और मैं कुछ भी बन सकती हूँ, पर मेरे को देखना नहीं चाहिए। पर तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, तुमने आके मुझे देख लिया, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। एक माँ की अपने बच्चे के प्रति दो इच्छाएं होती है, उसे दूध पिला के थोड़ा बड़ा करे, बड़ा हो जाए तो कंधे पे खिलाए, पीठ पे खिलाए। तो मैंने इसको दूध पिला के बड़ा तो कर दिया, पर इतना बड़ा भी नहीं हुआ कंधे और पीठ पे खिलाती। अब पीठ पे खिलाना और कंधे पे खिलाना तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो जा रही हूँ। परी वहां से चली गई। फिर कहते धांधल जी की एक रानी थे, उनका नाम था कमला दे। क्या नाम था? तो फिर बाबू जी का पालन पोषण करने वाली कौन थी? कमला दे। इसलिए अपने मम्मी का नाम क्या पढ़ते हैं? कमला। बाबू जी बड़े हुए, बाबू जी की सगाई की गई अमरकोट की राजकुमारी से। कहाँ की राजकुमारी? अमरकोट अब पाकिस्तान में चला गया, किसी टाइम अपना पार्टी हुआ करता था। और अमरकोट में राजा थे सूरजमल सोढ़ा। क्या नाम था? और उनकी राजकुमारी, उनका नाम है फूलम दे। क्या नाम है? इन्हीं का कई जगह नाम मिल जाता है सुप्यार दे। तो फूलम दे सुप्यार दे के साथ बाबू जी की सगाई की गई। समय आया, शादी का टाइम आया, बाबूजी तैयार हुए, अच्छी सी शेरवानी पहनी, साफा बांधा, हाथ में तलवार ली, साफे में तुर्रा, कलंगी, सिरपोच, मेड, एंटीना जितने लगाने थे सब लगाए। अरे एंटीना होता है बीच में एक लंबा सा साफे में लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एंटीना। ये तो तेरे को पता तो है नहीं, बीच में बोलता है, मेरे को पता अभी अभी लगाया मैंने। है ना? और सिरपेचन, मोड़न, कलंगीन, तुर्रेन, एंटीना के अलग अलग होते हैं भाई साहब, सारे लगाए। बाबूजी बड़े फूट रहे लगे। बाबूजी के दो खास दोस्त है, एक का नाम है चांदा और एक का नाम है डामा। क्या का नाम है? और भाई किसी की भी शादी में दुल्हे से ज्यादा चाव दुल्हे के दोस्तों को होता है। बाबूजी के दोस्त कौन? चांदा और डामा। चांदा और डामा खुद तैयार होके
जोधपुरी सूट पैंट एकदम ऊपर तक बटन बंद किए हुए, कोट पैंट पहना हुआ, तैयार हो के। और उन्होंने बाबू जी को आगे कहा, बाबू जी ने कहा कैसे लग रहा हूँ भाई बता। और उन्होंने कहा थू थू बाबू जी क्या फूट रहे लग रहे हो, इतना सुंदर आज तक दूल्हा हमने तो कोई देखा ही नहीं, नजर नहीं लग जाए आपकी। आज अमरकोट के छज्जे टूटेंगे, अमरकोट के दोबारा बोला, अमरकोट के। पहले हवेलियों में आगे की तरफ यूं जगह निकली भी होती, छत के ऊपर बाहर छज्जे निकले होते है ना, उनको छज्जे बोलते, खड़े होने के लिए जगह होती। अभी भी गांव में रिवाज है कि गांव में जब बारात जाती है तो बारात को देखने के लिए लोग उमड़ते हैं। अब महिलाएं घर से बाहर नहीं जा पाती, फिर महिलाएं घर की छत पर चढ़ चढ़ के देखो, छत पे जगह ज्यादा हो जाती है, छत पे महिलाएं भर जाती है, फिर छज्जों पे खड़ी हो जाओ। अब छज्जे पे ज्यादा लोग खड़े होंगे छज्जा टूट जाएगा, तो इसका मतलब आपको देखने के लिए इतने लोग खड़े होंगे तो क्या टूट जाएंगे, ज्यादा सुंदर आदमी देखने के लिए है। और गांव में तो और जोरदार चीज भाई साहब, महिलाओं के घूंघट और निकालने होते हैं। अब छत पे जाके बिना घूंघट के खड़ी नहीं हो सकती, बिना घूंघट के नहीं खड़ी हो सकती, फिर घूंघट में देखोगी कैसे। फिर महिलाओं ने तरीका निकाला ना, दूरबीन लगाती है, थोड़ा सा घूंघटा ऐसे करके, ऐसे अंगुलियां कर करके ऐसे देखती है बाद में। अब तो बाबूजी का, बाबूजी आप बहुत फूट रहे लग रहे हो। पर बाबूजी एक दिक्कत है, बाबूजी ने क्या दिक्कत है कि आप इतने सुंदर लग रहे हो, कपड़े इतने सुंदर लग रहे हैं आप पे, पर अपने पास अच्छी घोड़ी नहीं है। और दूल्हा तभी जचे जब घोड़ी अच्छी हो। बाबूजी ने कहा इसमें तो क्या कर सकते हैं, जो घोड़ियां अपने पास है वही लेके जानी पड़ेगी। कि नहीं, अपने गांव में एक महिला है, उनका नाम है देवल। क्या नाम है? और उनके पास एक घोड़ी है केसर कालमी। कौन सी घोड़ी है? और वो बहुत सुंदर घोड़ी है। और यदि आप केसर कालमी पे बैठ के जाओ, अरे क्या फूट लगोगे, जितनी सुंदर घोड़ी उतना ही सुंदर दूल्हा। तो बाबूजी ने कहा जाओ चांदा डामा केसर कालमी लेके आओ, देवल से बात करो जाके। वो गए देवल के पास और जाकर कहा भाई माँ देवल, बाबूजी की बारात जा रही है, अच्छी घोड़ी चाहिए, तुम्हारे पास केसर कालमी है, प्लीज दे दो। और उसने मना किया कि नहीं भाई, मैं अपनी केसर कालमी किसी को नहीं दूंगी। मेरे गाय चराने के लिए जो ग्वाला जाता है वो केसर कालमी लेके जाता है, क्योंकि पहले गायों की लूटपाट बहुत हुआ करती थी। कल ही हम पढ़ रहे थे गाय धन थी, तो धन की लूटपाट हो सकती है भाई, आज भी धन की चोरी होती है, तो गायों की लूटपाट हो जाती। उसने कहा मेरी गाय चराने के लिए जो बंदा जाता है वो घोड़ी लेके जाता है, कल को गायों की लूटपाट हो जाए तो यदि घोड़ी होगी तो भाग के गांव आएगा और गांव आके बताएगा भाई रे गाय ले गए, पीछे से गांव वाले जाएंगे छुड़वा के लेके आएंगे। और मान लो घोड़ी नहीं भी, पैदल पैदल आएगा, और पैदल पैदल आएगा तब तक लुटेरे पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाएंगे। इसलिए मेरी गायों की रक्षा के लिए घोड़ी आवश्यक है, मैं तुम्हें घोड़ी दूंगी। चांदा डामा वापस आए, उन्होंने बाबूजी को कहा बाबूजी हमें तो मना कर दिया, पर हमें लगता है तुम जाओ तो बात बन सकती है। बाबूजी खुद गए दूल्हे बने हुए, जहाँ कहा माँ देवल ब्याह है, यदि आप केसर कालमी दे दोगे तो मैं सुंदर लगूंगा तो मारवाड़ की इज्जत बढ़ेगी कि मारवाड़ का दूल्हा आया था, अपने गांव की इज्जत बढ़ेगी। देवल ने कहा बाबू तू हमारा सबसे प्रिय राजकुमार है, तेरे को कैसे मना किया जा सकता है, फिर तू बीन बना हुआ है, दूल्हे को तो वैसे भी कौन मना करता किसी बात के लिए। पर बाबू बात वही है, तुम कल को ले जाओगे और मेरी गायों की लूटपाट हो गई तो गवाला कैसे आके बताएगा, गायों को कैसे बचाएंगे। और बाबू ने कहा कि माँ देवल चिंता मत करो, आपकी गायों की यदि लूटपाट हो जाए तो मेरे को एक मैसेज कर देना, मैं आपकी गायों को बचा कर लाऊंगा। अरे तू ब्याह करने जाएगा कैसे बचा के लाएगा? कि माँ देवल मैं आपको वचन देता हूं कि मैं यहां से रवाना हुआ और 10 किलोमीटर पहुंचा और मुझे समाचार मिले कि आपकी गायों की लूटपाट हो गई, बीच में आ जाऊंगा मैं वहां पहुंच गया, वहां जाने के बाद मैं तोरण मार रहा हूं और इतने में समाचार मिला आपकी गायों की लूटपाट हो गई, मैं तोरण नहीं मारूंगा, मैं खाना खा रहा हूं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले आपकी गायों को बचाऊंगा, मैं वचन देता हूं आपको। जब इतना कहा तो देवल ने कहा ले जाओ घोड़ी। तो बाबूजी कौन सी घोड़ी लेके गए? किसकी घोड़ी थी वो? देवल। अब बाबूजी पहुंचे भाई वहां पे, अमरकोट पहुंचे, और वाकई जितने सुंदर बाबूजी लग रहे थे उतनी बेहतरीन घोड़ी केसर कालमी लेके गए और घोड़ी को वहां पे नचाए बहुत अच्छी तरीके से। पहले घोड़ियों को नचाया करते थे, दूल्हे वाली घोड़ी को तो खास कर नचाया करते थे, क्योंकि तब जो दूल्हा होता था वो भी घुड़सवार होता था, उसको घोड़ी पे चढ़ना भी आता था, तो घोड़ियों को नचाते भी थे। अब दूल्हा पहली बार जिंदगी में घोड़ी पर बैठता है, इसलिए वो कहता है 2 आदमी इधर से पकड़ो 2 इधर से पकड़ो, ये नाच गई तो मैं नाच जाऊंगा इसमें गिर जाऊंगा भाई साहब। तो आजकल दिक्कत हो रही है। पहले बाबूजी घोड़ी को नचाते हुए एकदम पहुंचे वहां, आगे अमरकोट वाले बारात का स्वागत करने के लिए आए और सब लोग बात करेगा, अरे ऐसी घोड़ी आज तक नहीं देखी, इतनी सुंदर घोड़ी, इतनी अच्छी घोड़ी, इतनी तेज दौड़ती है, इतना अच्छा सुंदर नाचती है। अमरकोट वालों को बड़ा बुरा लगा, बाबूजी के जो सालेर थे फुलमदे के भाई थे उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा इतनी क्या तारीफ कर रहे हो, हमारे पास कोई घोड़े नहीं है क्या? और लोगों का नहीं होंगे तुम्हारे पास, बस केसर कालमी जैसा कोई भी, क्या है केसर कालमी, नाचती तो है। और घोड़ियों का जो ताकत है वो नाचने से पता नहीं चलती, उनकी ताकत पता चलती दौड़ती कितनी तेज है। दौड़ करवाओ, देखे बाबूजी ने कहा करवा लो। बाबूजी का साला अपना घोड़ा लेके आया, बाबूजी को कहा लो केसर कालमी लाओ दौड़ करवाओ। बाबूजी ने कहा आज नहीं भाई, हमारी घोड़ी इतनी दूर चल के आई, थक के आई है
और तुम्हारा घोड़ा तो फ्रेश है, 2 दिन रुको, आराम करने दो घोड़ी को, फिर दौड़ लगवाएंगे। बाबूजी की साले ने कहा बस इतनी औकात है, डर गए। और ये क्या है, थक गई रही है, घोड़ी तो अच्छी होगी तो बाद में थकी हुई भी दौड़ लेगी। बाबूजी ने कहा कुछ भी कर सकते हो तुम, जयकांत सिकरे का ईगो हर्ट नहीं कर सकते, लगाओ दौड़ लगाओ। और बाबूजी की थकी हुई कैसर कालमी भी दौड़ी और उनके घोड़े को पीछे छोड़ दिया। अब तो कैसर कालमी के चारों तरफ चर्चे करे, कैसर कालमी कितनी अच्छी घोड़ी है। अब भाई बाबूजी तोरण मारने के लिए गए। तोरण मारना समझते हो, तोरण मारते हैं, तो उन्होंने तोरण बहुत ऊंचा मान दिया। तोरण मारना हिंदी का एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है शक्ति प्रदर्शन करना। क्या मतलब होता है? पहले क्या होता, एक राजकुमारी से ब्याह करने के लिए 4 राजकुमार आ जाते। अब ब्याह किससे करें, तो तोरण ऊंचा बांध दिया कर देगी, जो तोरण को टच कर देगा उसके साथ ब्याह करेंगे। तो इसका मतलब जिस बंदे ने अपनी पावर दिखाई उसके साथ शादी हो जाएगी। तो तोरण बहुत ऊंचा बांध दिया। अब बाबूजी ने जाके तोरण देखा, अरे यार ये तो टच ही नहीं होगा। और अब वो जो सामने खड़े थे बाबूजी के साले, जो अमरकोट वाले खड़े, वो मुस्कुराए। अब पता चलेगा कैसर कालमी का, ये कैसे टच करोगे। अब टच करने का एक ही तरीका था कि कैसर कालमी अपने अगले दोनों पैर हवा में खड़े कर दे। यदि हवा में खड़े कर दे तो घोड़ी ऊंची हो जाएगी, बाबूजी ऊंचे होंगे, बाबूजी ऊंचे होंगे, टच कर देंगे उसको। तो बाबूजी अपने उस घोड़ी को जैसे हाथ फेरते हैं सिर पे, और हाथ फेर के सिर पे कहते हैं कैसर मत ना दीजे थारो मारो पोत। पोत का मतलब होता भेद, पोत का मतलब कैसर मत ना दीजे थारो मारो पोत। हे कैसर तेरा और मेरा भेद मत दे देना, आपने दोनों की बेइज्जती मत करवा देना। कैसर मत ना दीजे थारो मारो पोत, मत ना लजाए आज राठौड़ारी जातड़ी। जो राठौड़ों की बारात आई है उसको लज्जित मत कर देना, आज इज्जत बचा लेना। और कैसर ने से सिर हिलाया कि बाबूजी क्या चिंता करते हो, ये तो तोरण ज्यादा ऊंचा ही नहीं, इससे भी डबल हो तो मार दूं मैं तो। फिर बाबूजी ने जो ढोल बजा रहा था उस लड़के को कहते हैं कि ढोली रात छोरा तू तो मदरो ढोल बजा, कि हे ढोल बजाने वाले थोड़ा धीमा धीमा ढोल बजा, कोई ढोल रे धमाके मारे कैसर घोड़ी नाच सी। तुम्हारी ढोल के धमाके पे हमारी क्या नाचेगी कैसर। कैसर को नचाते हैं, नचाते नचा अचानक लगाम खींचते हैं। कैसर अपने अगले दोनों पैर, वो जो गढ़ था अमरकोट का किला था उसके एकदम तोरण के नीचे जाके लगाती है, ईंटों के ऊपर जाके लगाती है। बाबूजी आराम से टच करते हैं, वापस जब घोड़ी पैर उतारती है तो ईंटें साथ मिलाती है। ये जोर से उसने मारा था कि ईंटें तोड़ दी थी। अब बाबूजी नीचे उतरते हुए उनकी तरफ देखते हैं कि क्या हाल है। मैंने जहां कहीं ये कहानी पढ़ी थी उसके अंदर था, ये सब देख के वो जो बाबूजी की पत्नी को जब फुलम देखो इस बात का पता चला, अंदर जाके लोगों ने बताया अरे कि बाबूजी ने क्या तोरण मारा है, कितना क्या बंदा है, मस्त आदमी, घोड़ी के ऊपर खड़ा हो गया, तोरण मारा। फुलम दे बड़ी राजी हुई, उसको लगा साढ़े वाला सरदार मेरे वाला बार। और उस कहानी में लिखा था कि ये सब सुन के फुलम दे की सारी सहेलियां चल गई। लड़कियों में ये वाला भाव तो वैसा है ना। अब भाई बाबूजी अंदर पहुंचे, बाबूजी अंदर जाने के बाद फेरे ले रहे हैं, और बाबूजी ने अभी 3 फेरे लिए। कितने फेरे लिए? 3 फेरे लिए। इतने में वो जो देवल जिनकी वो घोड़ी थी वो चीखते हुए, चिल्लाते हुए, गालियां निकाले हुए, बाल बिखेरे हुए वही फेरों में आ गए। मैंने पहले ही कहा था घोड़ी मत लेके जाओ, और उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मैं तुम्हारी गायों को बचा लूंगा। और तुम कहां से बचा लोगे, यहां बैठ के फेरे लोगे, तुम्हें ब्याह करना है, किसी गाय लुट जाए तो लुट जाए। पूछा बाबूजी ने कि चिल देवल मां चिल, बात क्या हुई? मेरी गायों की चोरी हो गई, मैंने तुम्हें कहा था मेरी गायों की लूट हो जाएगी। कौन लूट के ले गया आपकी गायों को? कि जिंदराव खिंची। कौन लूट के ले गया? कौन लूट के ले गया? जायल का राजा था जिंदराव खिंची। नागौर में जगह पड़ती है जायल, कौन सी जगह है? और जायल का राजा था, उसका नाम क्या था? जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची बाबूजी का रियल बहन हुई है। बाबूजी की रियल बहन की शादी किसके साथ हो रखी थी? फिर आपका सवाल है सर ब्याह में क्यों नहीं है? साले का ब्याह है, उसके अंदर है नहीं, है ना। शादी ब्याह में जीजा जी नाराज नहीं हो, फिर शादी ब्याह का मतलब ही क्या है ऐसा। और जिंदराव खिंची तो खुद की शादी के बाद ही ससुराल वालों से नाराज हो गया था, इसलिए खुद की बाबूजी की बहन से शादी हुई, उसके बाद वो जाता ही नहीं था बाबूजी गांव। उल्टा वो मौके की ताक में था कि जब कभी बाबूजी इन गांव से बाहर जाएंगे मैं इनके गांव को लूट लूंगा। तो इनके गांव की बेइज्जती होगी, सब बाबूजी का गांव लुट गया, ये लोग अपने गांव की रक्षा नहीं कर पाए थे, इसलिए वो तो ब्याह में तो आया ही नहीं था। उल्टा जैसे ही बाबूजी ने बारात लेके गए तो पुरुष तो सारे बारात में चले गए, वो गांव को लूट गया। गांव को लूटने का मतलब पहले धन के नाम पे गायें होती थी, तो क्या लूट के लिए आया? गाय। उसमें किसकी गाय चली गई? देवल। और ने जिंदराव खिंची जायल का राजा मेरी गाय लूट के चला गया। जैसे ही बाबूजी ये बात सुनते हैं, बाबूजी ने अभी 3 फेरे कंप्लीट किए थे, बाबूजी ने अमरकोट वालों को फुलम दे को कहते हैं कि सॉरी, मैं देवल को वचन दे के आया था कि मैं तुम्हारी गायें बचाऊंगा, इसलिए मुझे पहले गायें बचाने के लिए जाना है। यदि मैं जिंदा रहा तो वापस आऊंगा, वापस आके शादी कंप्लीट करूंगा, और यदि मैं लड़ता हुआ मारा गया तो फिर स्वर्ग में मिलेंगे और कोई चारा नहीं है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न।
मैं वचन दे के आऊं, मैं जाऊंगा। बाबूजी वापस आते हैं, जिंदराव खिंची का पीछा करते हैं। एक गांव पड़ता है जोधपुर में, देचू। कौन सा गांव है? इस देचू नाम के गांव में किससे लड़ाई करते हैं? जिंदराव खिंची, जो कि कहां का राजा था? जायल का राजा था। और जिंदराव खिंची के खिलाफ लड़ाई करते हैं। गाय तो बचा लेते हैं, पर उस लड़ाई में लड़ते हुए मारे जाते हैं। हमें लगा कि यार एक व्यक्ति जो गायों की रक्षा के लिए अपनी शादी छोड़ गया, एक व्यक्ति जो इसलिए अपना ब्याह छोड़ के आ गया कि उसने किसी को वचन दिए थे कि मैं तुम्हारी गायों की रक्षा करूंगा। हमें लगा इससे बड़ा महापुरुष कौन है। हमने उनको पूजना शुरू कर दिया। कोई पूछेगा हमारे कौन से देवता जो अपना ब्याह बीच में छोड़कर आ गए थे? किसकी रक्षा के लिए? गायें किसकी थी वो? कौन से गांव में लड़े? किसके खिलाफ लड़े? जिंदराव खिंची, जो कि कहां का राजा था? कितने फेरों के बाद आगे? कितने फेरों के बाद? लिखो। लिखो, अपने विवाह के दौरान, ड्यूरिंग हिज मैरिज, अपने विवाह के दौरान, ड्यूरिंग हिज मैरिज, बाबूजी देवल नामक चारण महिला की गायों की रक्षा के लिए वापस आ गए थे। बाबूजी 3 फेरों के बाद, पूरा लिखना,